स्वागत है हमारा YouTube चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में क्लास 11th का जो चैप्टर 14 है ऑसिलेशन है का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा डिस्कस करेंगे। अगर आपको चैप्टर 2, 3, 4, 5 जितना भी चैप्टर 13 तक का वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका पूरा 12th बाकी है और बहुत ही मजा आने वाला है। और इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है वो सारा आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग के सपोर्ट से ही मेरा चैनल दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है। चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 14 ऑसिलेशन से। पहले हम लोग कुछ आसान क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ेंगे। पहला जो टर्म यहाँ आपको पहला टर्म डरा रहा है आपको SHM लिख के। SHM का फुल फॉर्म आपको जानना होगा बच्चा, होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप किए बगैर देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, चलिए समझते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते किसको हम लोग। इसमें एक लाइन में बोला जाए तो इसमें बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ, या फिर बोल सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इस तरह का जो मोशन होता है। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। जो आपको बताया गया बैक एंड फोर्थ मोशन, पहला जो देख रहे हैं बैक एंड फोर्थ मोशन, या इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। देखिए यहाँ पर बोलता है बैक मतलब क्या होता है पीछे, फोर्थ मतलब क्या होता है आगे। इस तरह का कोई मोशन बताइए जो अपना मोशन रिपीट करता हो आगे पीछे। तो आप बचपन में तो कुछ नहीं किए होंगे, इतना तो बात पता होगा कि आप एक झूला जरूर झूले होंगे, ये तो गारंटी है, झूला पक्का झूले होंगे। तो उसमें क्या करता था आपका एक दोस्त, आप यहाँ पर खड़े हो जाते थे, प्यारा सा झूला आप इसमें खड़े हो जाते थे। आपका दोस्त क्या करता था, यहाँ से आपका दोस्त उधर से आता था और आपको जोर से झूलाता था। अब देखिए इसको हम लोग बारी बारी से समझते चले तो मेरा बताना भी आसान हो जाएगा आगे। इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, जहाँ पर झूला रुका रहेगा। पहले बात को समझिए, यहाँ पर जो वैल्यू होता है डिस्टेंस का, जो वैल्यू होता है या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है 0, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस झूले को आपको ला के छोड़ना है किसी पॉइंट पे। पूरा पूरा गारंटी, पूरा बात समझ में आएगा, आप ध्यान से सीखिए इसको। हम इसको ला के छोड़ रहे हैं ए पे, हम इसको ला के छोड़ रहे हैं ए पे। तो आपको सिर्फ एक बात बताना है कि बताना है आपको कि इस केस में हम यदि 0 से ए तक आए, 0 से ए तक आए, तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि फोर्स किधर लग रहा था। देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये फोर्स किधर लगा रहा है। ये अब ये क्या, यहाँ पर आप झूले को लाके छोड़ोगे तो क्या झूला यहाँ पर रहेगा, तो ये वापस आना चाहेगा। तो इस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए ये अपना जगह पे वापस जाना चाह रहा है। लेकिन सवाल उठता है यदि झूला है ए पे आके टिकेगा, ए पे आकर इसको छोड़ दोगे तो झूला फिर से वापस आएगा, और ये फिर से इसको मान लेते हैं पोजीशन ओ दिखा दे रहे हैं, ये पोजीशन ओ है, तो ए से ओ पे आकर नहीं रुकेगा। फिर ये तो फिर क्या होगा, ये झूला फिर यहाँ से हट के कुछ इधर आके रुकेगा। ये कहाँ पर आ गया, बी पे। कहने का मतलब, ये लाइन थोड़ा सीधा नहीं हो पाया। कहने का मतलब हम झूला को लेके चले थे 0 से, ओ से ए तक गए, ए पे लाकर छोड़े झूला तो ओ पे नहीं रुका, वो वापस कहाँ आ गया, बी तक आ गया, ठीक है। तो जो जितना किनारे किनारे पहुंचा उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। पूरा का पूरा पहले हम आसान क्वेश्चन से समझेंगे और पूरा का पूरा लेवल मेंटेन करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वाला भी किनारा को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन।
इसी से क्वेश्चन आएगा, पहले बात को समझना पड़ेगा। कितना रटोगे बच्चा, फिजिक्स है, रटते रटते दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा आप लोग का। तो कुछ कुछ बात को समझिए। झूला झूलते हैं, जहाँ पहले झूला रहता है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। झूला का आप सबसे किनारे तक लेके गए तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। यहाँ पे लाके छोड़े तो ये झूला फिर से वापस आता है यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। तो यहाँ पर समझते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर कि जो डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम होता है, यहाँ पर एक टर्म आएगा, जो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम वर्ड को समझते चलिएगा, ये 0 से ए तक आया, 0 से ए तक आया, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि अब यहाँ पर सवाल उठता है, एक सिंपल सवाल पूछिए आपसे कि बताना है कि मान लेते एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ हम 2 पोजीशन ले रहे हैं, एक पोजीशन ए ले लिए और एक पोजीशन बी ले लिए, ये तो 0 हो गया। उसके बाद ये वाला पोजीशन आपका ए हो गया, ये वाला पोजीशन बी हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि ए पे ज़्यादा फोर्स काम करेगा या बी पे ज़्यादा फोर्स काम करेगा। यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 5 मीटर है, 5 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया ना, कम ले लेते हैं। सपोज आप झूला झुलाए हो, इसको कम ही झूला झुलाए हो, ज़्यादा नाम तो होगा नहीं, आप इसको झुलाए हो 1 मीटर, एक बंदा इसको झुला रहा है 2 मीटर। तो बताना है कि ज़्यादा फोर्स कहाँ से काम करेगा। तो आपका आंसर होगा बी वाले। बी वाला बहुत तेजी से वापस आएगा, ए वाला आएगा लेकिन उतना तेजी से वापस नहीं आएगा। तो बोलता है फोर्स, जब भी डिस्प्लेसमेंट मापना रहता है बी से मापते हैं हम लोग। तो इसका दूरी जो है, इसको मान लिया x1 और इसका दूरी मान लिए x2। तो यहाँ से जो फोर्स और x के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशन। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये भी बात याद रखना पड़ेगा कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो रिलेशन डायरेक्टली है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। देखो बच्चा, डिस्प्लेसमेंट 0 से ए हो रहा है लेकिन फोर्स किधर काम कर रहा है, ए से 0 की ओर। तो यहाँ पर हम लोग माइनस की साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर बोलता है एसएचएम में याद रखिएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। माइनस साइन यहाँ पर दिखाता है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर जो माइनस साइन आप इंडिकेट कर रहा है, वो माइनस साइन ये जो दिखा रहा है, ये माइनस साइन ये अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अभी तक हम सारा बात बता चुके हैं, अभी यहाँ तक आपको एक रफली फिर से सुन लीजिए क्या क्या बताए। एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन वैसा मोशन को बोलेंगे जिसमें कोई भी पार्टिकल जो होता है आगे पीछे मोशन करता है, टू एंड फ्रो, या फिर बोल सकते बैक एंड फोर्थ। जहाँ से बॉडी रुका रहेगा उसको मेन पोजिशन बोलते हैं। जब वो बॉडी सबसे किनारे तक आएगा उसे एक्सट्रीम पोजिशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या देखा गया कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होता है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक नया नाम से दिखाते हैं एम्पलीट्यूड। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया हम लोग कि जब बॉडी जितना किनारे रहेगा उस केस में उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर आपको बताया गया कि मान लेते हैं 2 पोजीशन हम लिए, एक पोजीशन हम ए पे लिए और एक पोजीशन हम बी पे लिए। तो आपसे पूछे कि फोर्स कहाँ अधिक होगा, तो ऑफकोर्स आपका आंसर होगा फोर्स जो होगा बी पे अधिक होगा इन कंपैरिजन टू ए। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी किसका अधिक है, ये वाला दूरी देखिए, ये वाला दूरी देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट बी पे अधिक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्टली रिलेशन होता है। माइनस साइन बताता है कि वहाँ पर दोनों का जो डायरेक्शन अपोजिट था। तो इसमें क्वेश्चन था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फोर्स किसका प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका जो सही उत्तर है बी, डिस्प्लेसमेंट का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इसमें ध्यान दे बच्चों। बोलता है एसएचएम जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें एक्सेलरेशन किसका प्रोपोर्शनल होता है। अभी बताया कि फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। यहाँ से एम को हम लोग या फिर इसी टर्म को हम लोग अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं हम लोग। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर आता है के, कांस्टेंट रहता है यहाँ पर, के को बोलते हैं कांस्टेंट है यहाँ पर।
या यहाँ पर के का एक नाम भी है, नाम ही लिखते तो ज़्यादा चलेगा, फोर्स्ड कांस्टेंट, इसको बोलते हैं फोर्स्ड कांस्टेंट। एफ का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से ए इक्वल टू आपका आ गया के बट्टा एम इंटू एक्स। तो यहाँ से देख सकते हैं के बटा एम तो कांस्टेंट हो गया, इसके जगह पे एक नया कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक नया रिलेशन निकल गया यहाँ पर हम लोग का, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट इसका वैल्यू किसके बराबर है, के बट्टा एम के बराबर है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ओमेगा का वैल्यू होता है के बाई एम, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। यहाँ से देखिए बच्चा ए और एक्स में कैसा रिलेशन है, ए और एक्स में भी कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट का। अब इसी से क्वेश्चन क्या आता है, इसी से क्वेश्चन आता है आपका कि ए को हम क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपका एक जनरल इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ एसएचएम का, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया एसएचएम का। अब बोलिएगा ए को d2x अपॉन dt स्क्वायर कैसे लिखें। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। और जब v का वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पर dx बाई dt, और ये तो dt रह जाएगा, इसी को लिखते हैं हम लोग d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो a का वैल्यू याद रखिएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर होता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, एसएचएम में जो एक्सेलरेशन होगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली सामने सामने रहेगा, डायरेक्टली ऊपर नीचे आता तो इनवर्सली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट अभी बताया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कैसा रिलेशन था, डायरेक्टली। प्रोपोर्शनल का साइन था तो कांस्टेंट आया था कि के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। तो के इक्वल टू आ गया एफ बटा एक्स, यूनिट निकाल लीजिए यहाँ पर, माइनस फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन हो जाएगा, डिस्टेंस का मीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर ऊपर चला जाएगा। इसका सही उत्तर जाएगा 3 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। अभी बताया था फॉर्मूला ए इक्वल टू जो मेरा रिलेशन आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए को जो लिख सकते हैं हम लोग d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। इस तरह क्वेश्चन पिछला बार पूछ चुका था। एक जनरल इक्वेशन याद रखना है, इक्वेशन आपको याद रखना होगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर देखना है ये जो टर्म होता है एम्पलीट्यूड होता है, इसी से 2 क्वेश्चन आएगा आपका। एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई न्यू, जहाँ पर न्यू क्या होता है, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी होता है। इसी से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। देखिए अब यहाँ जो इक्वेशन लिखा हुआ है उस पर उतार दीजिए आप डायरेक्ट। एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10, एक्स इक्वल टू लिखा हुआ 10 के बाद है साइन 10 साइन 30t प्लस 0.8। अब इसको कंपेयर कीजिए, एक्स जहाँ पे एक्स आ गया, ए के जहाँ पे कितना आ गया 10, तो ए का जो वैल्यू हो गया एम्पलीट्यूड आपका आंसर हो गया 10 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर है सी नंबर। अब देखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फिर वही सेम फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ से ए का वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगा, यहाँ जो क्वेश्चन है वहाँ से उतार लेते पहले। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 20 साइन 20t प्लस 0.4। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से ए तो डायरेक्ट निकल गया 20 मीटर, लेकिन आपसे पूछा गया था क्या इस बार फ्रीक्वेंसी पूछा गया। तो ओमेगा यहाँ से निकाल लेंगे, ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 20, ओमेगा की जगह पे आ गया इस बार 20। तो जो ओमेगा की जगह पे 20 आ गया, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू इक्वल टू 20 हो गया। 2 से 2 से 20 10 में कट जाएगा, तो हो जाएगा पाई न्यू इक्वल टू 10। यहाँ से न्यू निकल जाएगा 10 बटा पाई, पाई का मान होता है 3.14, इसको कट करेंगे तो आएगा 3.18
हर्ट्ज अप्रोक्सीमेट। तो इसका 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इसमें बोलता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आपको बच्चों फिर से बता दे रहे हैं हम कि वन टाइम पीरियड किसको बोलते हैं। ये तो हो गया मीन पोजीशन आपका, और ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर ये वाला हो गया आपका एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो बोलता है इसमें वन टाइम पीरियड किसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं वो कोई भी ऑब्जेक्ट ए से गया, ए से ओ गया, ओ से बी गया, ए से ओ गया, ओ से बी गया, बी से ओ आया, और ओ से ए वापस आया। तो इसको बोलते हैं वन टाइम पीरियड। मतलब कहने का मतलब जहाँ से चला किसी एक्सट्रीम पोजीशन से और वापस वहीं पर आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड में वो जहाँ से चला था वहीं पर वापस आ गया। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वन टाइम पीरियड के लिए उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, हम फिर से ध्यान दीजिए। यदि वो ए से चला, ए से गया ओ तक, ये वाला ओ है, ए से गया ओ तक, ओ से गया बी तक, फिर बी से आया ओ, और फिर उसी जगह पे आ गया। तो यहाँ जो एक ऑसिलेशन करते हैं, यहाँ से ए से बी गया, ए से बी गया, तो ये हाफ ऑसिलेशन हो गया, ये उसको बोलते हैं हाफ ऑसिलेशन। अब फिर से बी से ए आया तब ये फुल हुआ। तो बोलता है इसको जो समय लगता है एक ऑसिलेशन करने में उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है वन टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यदि वो ए से चला और ए से वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है इसमें, बोलता है इसमें कि वही सेम क्वेश्चन है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ दिया इस बार। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है आप लोग को। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और अभी आपको हम समझा चुके इसके पहले वाला क्वेश्चन में कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए वो कितना होता है, 0। 0 बटा कुछ भी समय, तो एवरेज वेलोसिटी कितना जाएगा, 0। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बताया था एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा। ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो टाइम पीरियड का, जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई √L/g, जहाँ पर t क्या होता है, टाइम पीरियड, t होता है टाइम पीरियड, L जो होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, और g जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है कि कोई मेटल बॉब को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं वुडन बॉब से। कोई लकड़ी, मतलब कि पेंडुलम होता है क्या, उसमें किसी भी धागे से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम लटका दिए तो इसी को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, एक रिजिड सपोर्ट से लटका हुआ रहता है। तो बोलता है यहाँ पर जो टाइम पीरियड का जो वैल्यू आया वो 2 पाई √L/g आया। एक बार बोलता है ये मेटल का बना हुआ है, और एक बार बोल रहा है कि इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं लकड़ी का, कोई लकड़ी का बना हुआ है। तो बोलता है इसका भले मास अधिक होगा, इसका मास भले कम होगा, लेकिन टाइम पीरियड जो होता है वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट करने का मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। इसीलिए पेंडुलम को चेंज करने पे चाहे वो मेटल का बना रहे चाहे लकड़ी का बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 को हो जाएगा सी। आप बच्चों रिक्वेस्ट है आप लोग से, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि नेक्स्ट अभी पूरा 12 आप लोग आने वाला है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे, और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। अब एक चैप्टर मात्र बच गया वेव, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।